हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10वीं की जो चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 क्या है? वास्तविक संख्या है। जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका जो बेसिक पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसे आज हम डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि मैं बाद में भूल जाते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम आप सुन रहे हो, वास्तविक संख्या। ये कक्षा 9वीं में भी आपने पढ़ा था। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वो हम जान लेते हैं। आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि भैया ये वास्तविक संख्या क्या होती है, ये हमें ज़रा बताइए। तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, संख्या के बारे में अगर हम जानें, ठीक है, हमारे पास अगर हम संख्या की बात करें, तो बेसिकली जो संख्या होती है ना बच्चों, वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब आप कहोगे भैया ये दो प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, हमें तो नहीं पता। तो एक होती है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, वास्तविक संख्या ये पहले नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे क्या आती है? दूसरे नंबर पे आती है काल्पनिक संख्या। दूसरे नंबर पे क्या आती है बच्चों? काल्पनिक संख्या। तो आप कहोगे भैया वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? देखो, ये जो काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ोगे ना, वो अभी नहीं पढ़ोगे, वो कक्षा 11 में पढ़ोगे, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दूं, अगर मैं आपसे एक प्रश्न बोल दूं कि हल करो, ठीक है, अगर मैं आपसे प्रश्न दे दूं कि भैया हल करके बताओ x² + 1 का मान कितना होगा, आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ही आसान प्रश्न दे दिया आपने। आप क्या करोगे कि भैया हम क्या करेंगे कि इस +1 को ना हम इधर उठा के इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे भैया, हम तो ले लेंगे वर्गमूल, हम ले लेंगे वर्गमूल, और यहाँ प्लस माइनस आ जाता है। अरे फिर आप कहोगे भैया ये तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, अब हम क्या करें? तो यही दिक्कत है। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आपका दिखेगा ना, तो वहाँ समझ लो कि वहाँ क्या है, इमेजरी नंबर्स है, काल्पनिक संख्या है। और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे कक्षा 11 में, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। फिर आ जाती है बात वास्तविक संख्या की। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आपकी दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या आपकी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या, जो कि आगे की प्रश्नावली हम सीखेंगे, प्रश्नावली 1.2 में डिटेल में पढ़ेंगे ये सब, परिमेय संख्या। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या होती है बच्चों? दूसरी आपकी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हम डिटेल में सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, अभी जो चीज़ें हमें चाहिए मैं बस उतना आपको समझा रहा हूँ। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे। अगर हमारा बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाता है, अगर हमारी जड़ मजबूत हो जाती है, तो पेड़ एकदम सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो हमें अपना जड़ मजबूत करना है, ताकि हमें कितना ही कठिन कठिन प्रश्न आ जाए, हमें प्रश्नों को सीखना है, हमें प्रश्नों को रटना नहीं है। बाकी यूट्यूबर्स आपको प्रश्न रटवा रहे हैं, मैं आपको सिखवाता हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, ये जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है, इसको समझने से पहले हम मुझे आपको दो चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। दो चीजें क्या है? एक है भाज्य संख्या, एक है अभाज्य संख्या। इस पे भी आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है भाज्य संख्या, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अभाज्य संख्या। इसको हमें अच्छे से समझना है कि ये क्या होती है। इस पे प्रश्न भी आता है एग्जाम में 2 नंबर का। ठीक, भाज्य संख्या क्या होती है? अगर मैं मैथमेटिक्स तौर पे बात करूँ, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। अगर आमतौर पे मैं बोलूँ, तो ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो किसी और के पहाड़े में भी आ जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो, उदाहरण दीजिए। तो मेरे पास उदाहरण भी है, ये देखो मैं उदाहरण देता हूँ। हर एक चीज़ उदाहरण से हम सीखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख दी हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया मैंने 4, यहाँ मैंने लिख दिया 6। 3 संख्या मैंने ली हैं। अब देखो, 8 किससे विभाजित होगा? 8 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े में आता है। 8
4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 1 से भी कट जाएगा, है कि नहीं। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखा दिए मैंने। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे ये 4 देखो, 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, ठीक है, 4 4 से कट गया, 4 1 से भी कटेगा, 2 से अधिक गुणनखंड दिखा दिए भाज्य संख्या होगी। 6 देखो, 6 2 से कटेगा, 2 के बारे में आता है, 3 से भी कटेगा, 6 6 से भी कटेगा और 6 ए से भी कटेगा। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से यह विभाजित हो जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनके केवल केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड हो। पता है वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, एक तो स्वयं होगा, जो संख्या की बात करेंगे स्वयं वो संख्या, और एक होती है, मैं आपको उदाहरण देके दिखाता हूँ। भैया उदाहरण दीजिए। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हर एक चीज़ हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया मैंने 3, मैंने लिख दिया 5 और मैंने लिख दिया 7। देखो अब आप देखो, 2 2 से कटेगा और 2 1 से कटेगा, और कोई संख्या है जो 2 से काट दो, है नहीं है। 3 3 से कटेगा और 3 सिर्फ 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, 7 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उन सभी संख्याओं को या फिर उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर अंग्रेजी में। तो आ गया कि भैया भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, समझ में आ गया होगा। बेसिक सी चीजें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो प्रमेय है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, ये क्या होती है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूँ, आप नोट्स जरूर बनाते रहना। देखो जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो और जब आप रिवीजन करने का टाइम आता है आप फटाफट समझते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, हम हर एक चीज़ को पहले जो भी प्रश्नावली होगी उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद वो प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली से पहले सारे उदाहरण भी करेंगे, और साथ ही साथ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके हम 1 शॉट वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे जो विगत वर्ष में पूछे गए, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे मिल के, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ये आपके जो सीनियर बच्चे हों उनसे पूछ के देखना कि सर मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल कैसे पढ़ाते, तो वो आपको बताएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा जब आप हमारे वीडियो रेगुलर वे में देखते रहोगे, ठीक है। तो ये जो प्रमेय है बच्चों, ये क्या कहती है, दुनिया में कोई भी संख्या है, दुनिया में कोई भी एक भाज्य संख्या ले लो, उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या ले लो, उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है, ये कहता है, देखो यहाँ लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम इधर उधर हो सकता है, क्रम की जो बात हो रही है ना वो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे मैंने एक भाज्य संख्या ले ली, सिंपल लेता हूँ, ठीक है, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने एक संख्या ले ली, अब 15 ले लेते हैं। 15 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 15 किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। तो देखो गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ लिखो 15 गुणनखंड करेंगे, एक एक स्थान पे 5 है, 5 से कटेगा, 5 3 15 और 3 एकम 3। देखो गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, छोटी कक्षा में आपने सीखा भी है। और ये नहीं कि डायरेक्ट काट दो, छोटी से छोटी संख्या से काटना है, 2 से काटना है, 3 से काटना है, 5 से काटना है, ये नहीं 4 से काट दिया, ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। काटने का मतलब यहाँ विभाजितता के नियम से है। तो देखिए 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ कितनी, 3 एक बार है और 5 एक बार है, एक को हम नहीं लिखते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा भैया, ये 15 क्या है, ये 15 हमारी भाज्य संख्या है। ये 15 क्या है बच्चों, ये 15 हमारी भाज्य संख्या है। और ये 3 क्या है और ये 5 क्या है, ये हमारी 3 और ये जो 5 है
वो है अभाज्य संख्या। वो क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या होगा वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही तो बोल रहा है। इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, 5 पहले लिख दो, 3 बाद में लिख दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फैक्ट क्या है कि दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या होगी उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यह कहती है आपकी प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इसी प्रमेय के आधार पर, इसी प्रमेय की सहायता से हम HCF LCM निकालना सीखेंगे। और HCF LCM निकालने के लिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ये मान के चलिए। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, इन उदाहरणों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा होगा, नोट करके लिख लो आप। ठीक, नोट करके आप लिख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है HCF, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है LCM। ठीक है, HCF हमारा क्या होता है? HCF को हिंदी में कहते हैं मौशा, मौशा प, तो शॉर्ट में कहते हैं मौशा। और LCM को कहते हैं हिंदी में लॉशा प। क्या बोलते हैं? लॉशा प, शॉर्ट में लॉशा कहते हैं। ये महत्तम समापवर्त है और ये होता है लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालनी होगी और एग्जाम में हर साल प्रश्न आता ही आता है। ये जितने भी उदाहरण मैंने लिए हैं ना, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं अभी आपको सिखाऊंगा एकदम मस्त आसान तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम संख्या ले लेंगे। ठीक है, हम संख्या ले लेंगे। हमें दे रखा है 6 और हमें दे रखा है 20। इनका हमें क्या करना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो, आपको विभाजिता का नहीं मानना चाहिए कि कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या 3 से कटती है, कौन सी 5 से कटती है। ये हमें देख के अनुमान लगाना आना चाहिए। ठीक है, सो देखिए, 6 की अगर हम बात करें तो ये किससे कटेगा? 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक, अगर 20 की बात करें, 20 किससे कटेगा? इकाई के स्थान पर 2 है, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 0 पीछे लग गया। फिर 2 से कटेगा 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा 5 एकम 5। देखिए, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। ठीक है, और 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ ना? 2 कितनी बार है? 2 हमारा 2 बार है और 5 हमारे पास कितनी बार है? 1 बार है। ठीक है, 2 हमारा 2 बार है, 5 हमारा 1 बार है। क्लियर बच्चों? ये हमने क्या कर दिया? ये हमने गुणनखंड कर दिया। अब हमें क्या नोटिस करना है? अब हमें ये संख्या देखनी है कि भैया कौन सी संख्या दोनों में है। यहाँ जो क्वेश्चन हमने लिया है सिर्फ 2 संख्या है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें 3 संख्या है। इसके बाद वाले में 1 2 3 है ना, तो पहले अभी हम 2 वाला सीखेंगे, उसके बाद 3 वाला भी सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गुणनखंड किया। 6 2 1 बार है, 3 1 बार है, 20 में 2 2 बार है और 5 1 बार है। अब हमें सबसे पहले नोटिस ये करना है कि कौन सी संख्या दोनों में है। तो 2 दोनों में है। ठीक है, हमें क्या निकालना है भैया? हमें निकालना है HCF और फिर हमें निकालना है LCM। देखो, एक चीज नोटिस कर लो, जो संख्या दोनों में होगी ना उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। क्या ली जाती है? न्यूनतम घात। किसमें? HCF में। और LCM में क्या ली जाती है? अधिकतम घात। LCM में ली जाती है अधिकतम घात। ठीक है, अब देखिए, LCM जब भी आप निकालोगे हमें बस वही संख्या लेनी है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है? 2 है, 2 है, 2 की न्यूनतम घात लेनी है। 2 की न्यूनतम घात कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 2 एकम 2। तो हमें हमारा जो बच्चा उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 2। ठीक, अब हमें LCM निकालना है इसी का। वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो और उसकी अधिकतम घात लेनी है। दोनों में क्या है? 2 है और 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की अधिकतम घात है 2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? LCM में जो संख्या बच गई है उनको गुणे में डाल दो। देखो, ये 3 बच गया है और ये 5 बच गया है। इनको हम क्या करेंगे? गुणे में डाल देंगे। यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 है ये, और 3 ही बचे 15, 15 चौके 60। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, जो लॉस ऑफ आ जाएगा वो 60 होगा, और जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। हो गया, अगले प्रश्न में आ जाओ। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका फिर एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी जैसा क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये करना है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमें संख्या दे रखी है 96, वो हम यहाँ रखेंगे। 96 का गुणनखंड करो, इससे कटेगा 2 से, इकाई के स्थान पर 6 है, 2 चक्कू 8, 1 बजा 6 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 3 एकम 3। अब अगला जो संख्या हमारे पास है 404, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, इससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। 101 अभाज्य संख्या है, 101 एकम 101, क्या हो जाएगा, 101 एकम 101। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे संख्या को, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 96 क्या है, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 है भैया 5 बार, और 3 है भैया 1 बार। 404 में आ जाओ, 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, और 101 है 1 बार, 101 है 1 बार। जब हम लिख लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है वो संख्या जो दोनों में है, जो संख्या दोनों में है। ठीक है, तो जो संख्या हमारा दोनों में है वो क्या है, वो है भैया 2, जो है दोनों में है। दो संख्या जो है 2 है, वो दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं भाई, जो संख्या दोनों में होती है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं, जो संख्या दोनों में होती है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 दोनों में, 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 की घात 2 हो जाएगी, यानी कि 2 को 2 बार गुणे में करना है, 2 दूनी 4 उत्तर हो जाएगा। जो एचसीएफ होगा बच्चों हमारा कितना होगा, 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। तो मैंने अभी आपको बोला था जो संख्या दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेनी होती है। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 5 है, गुणा जो बच गया उनको गुणे में डाल दो, 3 बच गया। ठीक है, और क्या बच गया, 101 बच गया। ठीक है, अब देखो 2 को 5 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 को 5 बार गुणा करने से आता है 32, और 3 से गुणा करते हुए आ जाएगा 303। 32 तिया कितना होता है बच्चों, 96। यहाँ पर 96, 32 तिया 96, आंसर आ जाएगा 96, 96। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 96 लिखूंगा तो 66 लिख दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, तो देखो अब की बार 3 संख्या है, ये क्वेश्चन की खासियत है। अब तक हम 2 कर रहे थे, अब हमारे पास 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 संख्या, 6, 72 और 120। ठीक, तो गुणनखंड करो, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 72 का करना है, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 1 बजा 2 छंग 12। फिर आ जाओ, 2 एकम 2, 1 बजा 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 नम 18, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ये हो गया। अब आ जाइए 120 पर, 2 छंग 12, पीछे से 0, फिर कटेगा 2 से, 2 तिया 6, पीछे से आ गया 0, फिर कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, 3 ही पचे 15, और 5 एकम 5। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया है, अब हमें लिखना है, चूंकि 6 हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 72 में 2 कितनी बार, 1, 2, 3 बार, 2 है 3 बार, और 3 है 2 बार।
उसके बाद 120 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1 2 3 बार है और 5 एक बार है। ठीक है, 5 एक बार। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? HCF। उसके बाद हमें निकालना है LCM। तो हमें क्या देखना है कि वो संख्या ढूंढो जो तीनों में है, क्योंकि हमारे पास 3 संख्या है भाई। अब की बार में वो संख्या ढूंढनी है जो तीनों में है। 2 3 जो है 2 में, इसमें नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। वो संख्या देखनी है जो तीनों में है। ठीक है, नियम वही है। क्या है? सबसे बार HCF निकालना है ना। सबसे पहले हमें देखना जो संख्या तीनों में है वो है 2। उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात कितनी है? कुछ नहीं है तो 1। आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। अब हमें LCM निकालना जो तीनों में है। उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। और फिर देखो 3, अगला संख्या 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 की मैक्सिमम पावर है 2। और जो संख्या बच गई उसे घोड़े में डाल दो। ठीक है, आगे समझ में तरीका। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 3 9। 3 को 2 बार गुणा करना है ना, और गुणे में है 5। तो देखो ये हो जाएगा 8 पंच 40, गुणे में है 9। 9 चौको 36, पीछे से आ गया 0। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 360। कितना मिलेगा? 360। जो HCF होगा वो होगा 2, और जो LCM होगा वो होगा 360। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इसको पूछा भी गया है। ठीक है, हो गया आराम से। कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन आपको छोड़ दिया था बीच में, ये वाला उदाहरण। इसे भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। 4 नंबर में पूछा जाता है कि कोई जो संख्या आपको दी हुई होगी, 4 की पावर n है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हमारे पास संख्या दे रखा है ना 4 की पावर n, ठीक है, तो n के स्थान पर कोई भी मान रखो, प्राकृतिक संख्या रखो। ठीक है, तो क्या ये कभी 0 में समाप्त हो सकती है? इकाई के स्थान पर कभी 0 आ सकता है? ये हमसे पूछ रहा है। n की जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी अपने मन में आए, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या रख के देख लो, क्या कभी किसी संख्या के अंत में 0 आएगा? ये हमसे पूछ रहे हैं। तो कभी नहीं आएगा। कैसे पता किया? देखो, कैसे पता करने का ट्रिक है वो मैं बताता हूँ। एग्जाम में क्या लिखना है? यहाँ लिखोगे चूंकि हम जानते हैं, भले ही तुम अभी नहीं जानते हो, अभी जान जाओगे, लिखना तो पड़ेगा ना। चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं कि संख्या का, हम जानते हैं कि यदि संख्या का गुणनखंड, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप हो तो वह संख्या, शून्य पर समाप्त होती है। वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, ये हम बोल देंगे। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है, अगर कोई संख्या, हमारे पास इस प्रश्न में संख्या क्या है? 4 है। तो जो संख्या दी हुई है हमें, उसका अगर हम गुणनखंड करें तो कम से कम एक बार 2 चाहिए, और कम से कम एक बार 5 का होना जरूरी है ही है। उससे ज्यादा आए, जो ज्यादा भारी है चलेगा, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। अगर होगा तभी वो 0 पर समाप्त होगा, अगर नहीं है तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये आप लिख दोगे। अब जो संख्या दे रखी है हम उसका गुणनखंड कर देंगे। 4 दे रखा है, 4 का करो गुणनखंड। तो यह देखो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ लिखेंगे चूंकि 4 का हमने जब गुणनखंड किया तो 2 की घात 2 है। यहाँ कहीं पर 5 दिख रहा है क्या? है 5? नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि
तो यहाँ दो दो बार है, कम से कम एक बार 2 चाहिए था, और कम से कम एक बार 5 भी चाहिए था। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 4 का गुणनखंड, जब मना करना होता है ना ऐसे लिखेंगे, 4 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप, 5 की पावर n का रूप नहीं है। इसलिए 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। और ये जो हर एक n आना चाहिए ना, वो प्राकृतिक संख्या से आना चाहिए, ये जरूर मेंशन कर देना है आपको। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत आपको लगी हो, है कि नहीं? बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है, होमवर्क दे दूं, आपको चेक करना है, ठीक है, होमवर्क, और कमेंट करके अपना आंसर भी बताओगे कि 6 की पावर n और एक दे दी मैंने 10 की पावर n, इनमें से कौन सा 0 पे समाप्त होगा और कौन सा नहीं होगा। कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना। अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आप सच में सीखे हो कुछ। एक क्वेश्चन तो ये है मेरी तरफ से होमवर्क, ये आपको करना है, ठीक है। और देखो बच्चों, डेली का डेली जो भी आप पढ़ रहे हो, डेली आपने एक नोटबुक बनाओ, उसमें जैसा एज इट इज लिखा हुआ है क्वेश्चन को भी लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। नहीं, अगर आपको गणित में इंटरेस्ट बनाना है, रुचि बनानी है गणित में, तो आपको प्रश्नों को भी लिखना है, क्वेश्चन को भी लिखना है। क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सोल्यूशन लिखो। और एक चीज़ ये भी करोगे, किसी क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे ना, उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक नोट बनाओ या डब्बा बनाओ, उस क्वेश्चन के लिए वहाँ पर वो चीज़ फॉर्मूला वगैरह लिख लो, तो आपकी नज़र उस क्वेश्चन के लिए आपको फटाक से वहाँ पड़ जाए कि भैया इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसे अपने शब्दों में वहाँ लिखना है, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको फट से याद आ जाए, अरे भाई ये था, ये तो ऐसे होगा, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर किया करना। तो देखो, मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है प्रश्नावली की, कि भाई संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, और सारे उदाहरण भी मैंने एनसीईआरटी करा दिए हैं। अगर ये आपने ढंग से पढ़ लिया है, सीख लिया है, इसके बाद जो प्रश्नावली हम करेंगे 1.1, वो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का, ठीक है, बाकी सोशल मीडिया का लिंक्स दे दिए, वहाँ फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और पढ़ाई शुरू से करना है। शुरू से पढ़ाई करोगे तभी हम बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे, तभी आप टॉपर बन सकते हो। टॉपर किस किस को बनना है, कमेंट में अपना नाम शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, रिवीजन करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।